नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेंड सेट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस लाइव क्लास में मैं आपके सामने आया हूं लेकर के टीचर सिलेक्शन एग्जाम की इस वीडियो को, जिसमें मैं बात करूंगा कि किस तरह से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं साइंस की और साइंस पेडागोजी और हिंदी पेडागोजी की। इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं उन क्वेश्चन को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं पीआरटी पोस्ट के लिए, टीजीटी पोस्ट के लिए या फिर पीजीटी पोस्ट के लिए, तो ये 3 पोस्ट की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर मैं कहूं कि टीचर सिलेक्शन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जो कि केवीएस, एनवीएस, डीएसएसबी जैसे संस्थान के द्वारा एग्जाम को कंडक्ट किया जाता है, उन सारे एग्जाम के लिए ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल होने वाली है। तो मेरे साथ बने रहिए और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए और ट्राई करिए कि क्वेश्चन को करेक्ट आंसर करने की। अगर 70-80% आप सही दे रहे हैं आंसर, तो इट मीन्स आपकी प्रिपरेशन अच्छी है। अगर क्वेश्चन गलत कर पा रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली ठीक से अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं आप लोग, तो उन टॉपिक को रिवाइज करिए डिस्कशन को सुन करके, और जो भी आपका वीक पॉइंट है उसको स्ट्रांग बनाइए प्रैक्टिस करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज की वीडियो को। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है आपके लिए, अगर आप देख रहे हैं स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन जो कि कुछ इस तरह से है। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन द एनिमल्स एक्सचेंज विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस। रेस्पिरेशन यानी कि जो श्वसन प्रक्रिया होती है जानवरों की, पशुओं की, तो उसके बारे में पूछा जा रहा है आपसे कि वो किस गैस को रेस्पिरेट करते हैं, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, ए, बी, सी, डी। इन चारों में से एक तो करेक्ट आंसर होगा, बाकी 3 इनकरेक्ट होंगे यानी कि गलत आंसर होंगे। तो आपको करेक्ट आंसर जो भी है उसे चूज करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन को जिस तरह से आपके लिए CO2 NO2। CO2 का मतलब यहां पे क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। O2 का मतलब क्या है, ऑक्सीजन है। यानी कि ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को ये क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, ये बोला जा रहा है जानवरों के द्वारा, ऐसा बोला जा रहा है फर्स्ट ऑप्शन के अंदर, यानी कि ए ऑप्शन के अंदर। अगर आप बी ऑप्शन को देख रहे हैं तो इसमें आपको बोला जा रहा है कि भाई NO2 यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को रेस्पिरेट करते हैं जानवर इस प्रोसेस के अंदर। अच्छा, जो एक्सचेंज प्रोसेस एक तरह से आप कह सकते हैं, जैसे ह्यूमन बीइंग हम लोग भी क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं और ऑक्सीजन को रिसीव करते हैं। मतलब ह्यूमन बीइंग की बात कर रहा हूं, लेकिन क्वेश्चन में आपसे ह्यूमन बीइंग के बारे में नहीं पूछा गया, आपसे पूछा गया एनिमल्स के बारे में। तो थर्ड ऑप्शन अगर आप देख रहे हैं तो इसमें बोला जा रहा है SO2। SO2 का मतलब है सोडियम ऑक्साइड। तो सोडियम ऑक्साइड को रेस्पिरेट करते हैं थर्ड ऑप्शन के, यानी सी ऑप्शन के अकॉर्डिंग बोला जा रहा है। और लास्ट ऑप्शन जो आपका डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन में बोला जा रहा है कि नन ऑफ दीज, यानी कि ये जो 3 ऑप्शन है आपके पास ए, बी, सी, इन तीनों ऑप्शन में से कोई भी आंसर करेक्ट नहीं है। तो करेक्ट आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या है ये बताइए। तो ये जो मैंने आपको 4 ऑप्शन बताए, इन चारों में से एक सही है। तो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका बी है, यानी कि NO2 इसका करेक्ट आंसर है। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि जब जानवर या एनिमल है वो रेस्पिरेशन प्रोसेस में होते हैं तो वो NO2 यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। यानी कि करेक्ट आंसर जो हमारा हो गया वो हो गया बी, NO2। ठीक है, चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि फोना। अब ये फोना क्या होता है आपको ये बताना है, यानी कि ये जो टर्म आपसे पूछा गया ना फोना क्या होता है आपको ये बताना है। कि जैसे आप साइंस की एनसीईआरटी बुक पढ़ रहे हैं तो उसमें यूजुअली ये टर्म आता है कि भाई फ्लोरा और फोना काफी यूजफुल टर्म है और काफी बार आपने ये पढ़ा भी होगा। तो ये जो फोना टर्म है आपको ये बताना है ये किसको इंडिकेट करता है। तो आपके पास ये 4 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन जैसा कि आप देख रहे हैं, फर्स्ट ऑप्शन में बोला जा रहा है कि प्लांट को इंडिकेट करता है, ए ऑप्शन के अंतर्गत। बी में आपसे बोला जा रहा है ये एनिमल को इंडिकेट करता है, और सी में आपसे बोला जा रहा है ये प्लांट्स एंड एनिमल, यानी कि दोनों, यानी कि जानवर भी और ये पेड़ पौधे वगैरह भी दोनों को इंडिकेट करता है सी ऑप्शन के अंतर्गत। और लास्ट ऑप्शन जो आपका डी है, डी में ये बोला जा रहा है कि ये नन ऑफ दीज, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन भी नहीं और सेकंड ऑप्शन भी नहीं और ना ही थर्ड ऑप्शन, यानी कि तीनों ABC को छोड़ करके ये जो आंसर आपको दिए तीनों ही गलत हैं। तो करेक्ट आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या है वो बताइए कि भाई जो फोना टर्म है किसको इंडिकेट करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो गया, करेक्ट आंसर इसका हो गया फोना के लिए, ये हो गया आपका बी ऑप्शन, यानी कि एनिमल जो है एनिमल को इंडिकेट करता है फोना। ठीक है, एक टर्म और होता है फ्लोरा। फ्लोरा इंडिकेट करता है प्लांट्स को और फोना इंडिकेट करता है पशु यानी कि एनिमल्स को इंडिकेट करता है। ठीक है, और ह्यूमन बीइंग भी इसी कैटेगरी के अंदर माने जाते हैं। तो करेक्ट आंसर जो हो गया, करेक्ट आंसर इसका बी हो गया। ठीक है, चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। इसे भी अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए, क्वेश्चन को एक बार पढ़िए और उसके बाद इसे अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से आपके लिए है, विच
वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए गुड कुकिंग प्रैक्टिस, यानी कि जो कुकिंग की जाती है घरों के अंदर, तो आपको ये बताना कि कुकिंग में इनमें से जो 4 मेथड आपको बताए गए हैं इसमें से बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, यानी कि गुड प्रैक्टिस कौन सी है इसके अंदर, आपको ये बताना है। यानी खाना पकाने का सही तरीका क्या है आपको ये बताना है। तो ये 4 अलग अलग तरीके आपको ऑप्शन के रूप में दिए गए हैं। तो सही आंसर आपका क्या हो सकता है इन टर्म्स ऑफ गुड कुकिंग प्रैक्टिस के बारे में अगर हम बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन जैसा कि आप देख पा रहे हैं, फर्स्ट ऑप्शन में आपसे बोला जा रहा है कटिंग द वेजिटेबल्स एंड देन वॉशिंग दीज इन रनिंग वाटर, कि पहले आप जो भी सब्जियां हैं उनको पहले काट लीजिए और काटने के बाद रनिंग वाटर में, यानी कि पानी को ऑन कर चला करके, यानी कि जो टैप वगैरह हमारे घर में होता है उसके अंदर, फिर उसको आप आराम से धो लीजिए। ये फर्स्ट ऑप्शन में आपसे बोला जा रहा है। अच्छा, सेकंड ऑप्शन जो आपके पास है, यानी कि मैं बात कर रहा हूं बी ऑप्शन की, बी ऑप्शन में आपसे बोला जा रहा है कि भी सबसे बेस्ट प्रैक्टिस जो कुकिंग की है वो कुछ इस तरह से है कि कीपिंग द वेजिटेबल इन द सनशाइन फॉर सम टाइम, कि कुछ देर के लिए आप सनशाइन यानी कि धूप यानी सूरज की जो रोशनी होती है उसमें आप पहले सब्जी को रख दीजिए, देन उसके बाद जब ये इतना कर लेंगे सनशाइन में रखने, उसके बाद उसकी कटिंग और कुकिंग करिए। यानी कि कुकिंग करने से पहले या फिर कटिंग करने से पहले, सब्जी को पकाने से पहले या फिर काटने से पहले आपने पहले क्या करना है, पहले उसे कुछ देर के लिए सनशाइन यानी कि सूरज की रोशनी में यानी कि धूप में आपको इसे रख देना है। ये बी ऑप्शन में बोला जा रहा है। अच्छा, अगर आप सी ऑप्शन को देखना चाहें तो सी ऑप्शन में आपसे बोला जा रहा है कि कुकिंग द वेजिटेबल्स बाय डीप फ्राई टू किल बैक्टीरिया, कि जैसे कोई भी सब्जी आप बना रहे हैं, ठीक है, उसको डीप फ्राई कर लीजिए, यानी कि गर्म तेल में उसे डाल करके उसको डीप फ्राई करिए। और डीप फ्राई करके जो ये प्रैक्टिस जो फॉलो की जाती है इसे बताया जा रहा है कि ये गुड प्रैक्टिस है। क्यों? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब डीप फ्राई होता है तो बैक्टीरिया वगैरह जो होता है वो क्या हो जाता है, मर जाते हैं। ठीक है, सी ऑप्शन के अकॉर्डिंग। अच्छा, डी ऑप्शन में आपसे बोला जाए वॉशिंग द वेजिटेबल नाइसली एंड देन कटिंग, पहले अच्छे से उसको धो लीजिए और धोने के बाद जब आप उसको अच्छे से धो लेते हैं उसके बाद सब्जी को काटिए। ये आपको डी ऑप्शन में बोला जाए। तो आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या है अगर हम बात करें कि गुड कुकिंग प्रैक्टिस की, तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको अटेम्प्ट करिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके लिए हो जाएगा ए, यानी जो फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, यानी कि ये जो ऑप्शन आपको दिख रहा है, ठीक है, यानी कि कटिंग द वेजिटेबल एंड देन वॉशिंग दीज इन रनिंग वाटर, ये आपके लिए आंसर जो है ये इसका करेक्ट आंसर है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, जिसमें ये बोला जा रहा है जैसे कि सब्जी को काटना और उसे अच्छे से पानी में धोना, ये जो प्रोसेस है कि पहले उसे काट लीजिए उसके बाद धो लीजिए, ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए देखते हैं फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से आपके लिए कि द आयरन विच कैरीज पॉजिटिव चार्जेस ऑन इट इज नोन एज, जो आयरन होता है, आयरन या आयन बोले हम जिसे आयन, तो जैसे बैटरी वगैरह जो हमारे घरों में होता है जो हम लोग यूज करते हैं कहीं पे भी, तो उसमें 2 तरह के चार्जेस होते हैं उसके अंदर। ठीक है, एक पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, कुछ इस तरह से बोला जाता है। तो आपको ये बताना है कि आयन विच कैरी पॉजिटिव चार्जेस, यानी कि पॉजिटिव चार्ज जो कैरी करता है मतलब उसको हम बोलते हैं क्या, उसका नाम क्या रखा गया वो बताना है। यानी कि पॉजिटिव चार्ज जो होता है आयन के ऊपर, जो बैटरी वगैरह में आयन होता है तो उसमें जो पॉजिटिव चार्जेस है उसको हम क्या बोलते हैं ये आपको बताना है। तो 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, तो 4 ऑप्शन में से करेक्ट आंसर क्या है ये बताइए। तो फर्स्ट ऑप्शन जो आपके पास ए ऑप्शन है, ए में बोला जा रहा है कि उसे बोलते हैं कैटियन बोलते हैं उसे। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन के अकॉर्डिंग। सेकंड ऑप्शन में आपसे बोला जा रहा है कि उसे हम बोलते हैं एनियन बोलते हैं। फर्स्ट में कैटियन बोला गया है, सेकंड यानी बी ऑप्शन में आपसे बोला जा रहा है कि उसे हम एनियन बोलते हैं। और सी ऑप्शन जो आपके पास है, सी ऑप्शन, उसमें बोला जा रहा है उसे हम प्रोटॉन बोलते हैं। ठीक है, और डी ऑप्शन जो आपके पास है उसमें आपसे बोला जा रहा है कि उसे हम न्यूट्रॉन बोलते हैं। तो भाई ये 4 ऑप्शन हो गए कि भाई बैटरी या फिर जो भी उसमें जो आयन होता है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हम बोलते हैं कि इसमें पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज है, तो भाई पॉजिटिव चार्ज को हम किस और नाम से जाना जाता है, आपको किस नाम से और बोला जाता है ये आपको बताना था। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो गया, करेक्ट आंसर आपके लिए हो गया इस क्वेश्चन का, वो हो गया सी ऑप्शन, यानी कि जो प्रोटॉन है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोटॉन बोलते हैं। यानी कि ये जो ऑप्शन आपके पास प्रोटॉन, यानी कि हम ये बोल सकते हैं जितने भी आयन है हमारे, आयन वगैरह वगैरह जो हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वगैरह में जो बैटरी वाले जो होते हैं जिसमें हम यूज करते हैं, तो उसमें जो मैंने बोला कि 2 तरह के चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज जो होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं, उसे हम प्रोटॉन के नाम से जानते हैं। ठीक है, यानी कि जो करेक्ट आंसर जो हो गया आपका सी हो गया। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि भाई सेल्टर चैप्टर यानी कि जो ईवीएस की अगर बात करें कि प्राइमरी लेवल पर या सेकेंडरी लेवल पे ईवीएस, उसके अंदर जो सेल्टर चैप्टर होता है, ठीक है, ये जो है ये जो सेल्टर चैप्टर है उससे क्या बेनिफिट है उसको पढ़ाने का, या उससे रिलेटेड इन चारों में सही क्या है। अगर हम हिंदी में बोले सेल्टर यानी कि आवास से जुड़ा जो अध्याय है ईवीएस के अंदर यानी कि सामाजिक विज्ञान के अंदर, तो उससे बच्चे क्या सीखते हैं या उससे रिलेटेड क्या सही है, इन चार स्टेटमेंट में आपको ये बताना है। ठीक है, तो ये चार ऑप्शन है, तो चार ऑप्शन में से जो करेक्ट आंसर है वो अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। तो फर्स्ट ऑप्शन जो आप देख पा रहे हैं इसमें फर्स्ट ऑप्शन ए ऑप्शन, इसमें बोला जा रहा है मेक अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द चाइल्ड वेयर वी लिव, कि जब आप आवास के बारे में बच्चों को पढ़ाते हैं, ठीक है, यानी कि शेल्टर के बारे में जब आप पढ़ाते हैं क्लासरूम के अंदर, तो वो उससे क्या होता है बच्चों को ये जो कॉन्सेप्ट है कि भाई हम कहाँ रहते हैं, ठीक है, इसके बारे में बेटर अंडरस्टैंडिंग बच्चों को हो जाती है। ये ऐसा बोला जा रहा है फर्स्ट ऑप्शन के अंदर। सेकेंड ऑप्शन यानी कि बी ऑप्शन में आपसे बोला जा रहा है टू इंक्रीज सिलेबस, शेल्टर जैसे जो चैप्टर जो है आपकी ईवीएस के सिलेबस में है बच्चों को, जो बीइंग अ टीचर हम लोग पढ़ाने वाले हैं, जैसे आप लोग जब अपॉइंट होंगे जब आप पढ़ाएंगे तो आपसे बोला जा रहा है कि भाई ये चैप्टर क्यों डाला गया है, कुछ इस तरह से आपको कुछ रीजन या कुछ फीचर सोच के आपको बताने हैं। तो सेकेंड ऑप्शन में आपसे बोला जा रहा है कि भाई ये इसका सही आंसर क्या हो सकता है, टू इंक्रीज सिलेबस, इस सिलेबस को इंक्रीज करने के लिए भी एक चैप्टर ऐड करना था और वो शेल्टर डाल दिया गया। अच्छा, थर्ड ऑप्शन जो सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन में बोला गया टू कैन वेरी सोशल मैसेज, कि भी सोशल मैसेज मतलब शेल्टर पढ़ाने का तो चलो एक कॉन्सेप्ट है कि मैं बच्चों को शेल्टर के बारे में बताना है, आवास वगैरह घरों वगैरह के बारे में बताना है, लेकिन जो मेन थीम जो है इसको पढ़ाने का वो एक है बच्चों को एक सोशल मैसेज देना है कि भाई घर वगैरह की अलग अलग लोगों के घरों के बारे में जान करके उनके बीच में जो सोशल बाउंडिंग है उसे क्रिएट करना, एक तरह से सोशल मैसेज देना हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है इस चैप्टर को सिलेबस के अंदर डालने का। सी ऑप्शन में बोला गया। और डी ऑप्शन में बोला जा रहा है कि जो तीनों स्टेटमेंट है ऊपर के ए, बी और सी, इनमें से कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो करेक्ट आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या है आप ये बताइए, अगर हम बात कर रहे हैं शेल्टर की। ठीक है, तो चार ऑप्शन थे, चार ऑप्शन मैंने डिस्कस कर दिया, अब करेक्ट आंसर बताइए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपके लिए सी, यानी कि मेन ऑब्जेक्टिव जो है इसका ईवीएस के अंदर शेल्टर नाम के जो चैप्टर को डालने का, यानी कि आवाज से जुड़े जो चैप्टर डालने का, वो ये है कि भी कि बच्चों के अंदर एक सोशल मैसेज पहुंच सके और उसके अंदर ये एक तरह से इमोशन हम डेवलप कर सके बच्चों को कि भी हर तरह के लोगों के घर किस तरह से होते हैं। ठीक है, ये जानकारी के साथ साथ उनके बीच में दूसरों के घर के बीच में रिस्पेक्ट करने की या उनको कोऑपरेट करने की एक तरह से सोशल डेवलपमेंट बच्चे का हो सके, इस मोटिव के साथ इस चैप्टर को डाला गया है। सिर्फ सिलेबस इंक्रीज करना टारगेट नहीं है, उस सिलेबस को डे टू डे लाइफ में हम कैसे यूज कर पाते हैं उस नॉलेज को, उसके लिए उसे कैपेबल बनाना भी हमारा टारगेट है। तो करेक्ट आंसर जो हो गया वो हो गया सी हो गया इसका। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, अब जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछने वाला हूं ये हिंदी और हिंदी व्याकरण से पूछने वाला हूं, या यूं कहूं कि हिंदी पेडागोजी से पूछने वाला हूं। आप किसी भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, उन सब में ये है कि कुछ पोर्शन जैसे डीएसएसबी भी देख लीजिए, केवीएस भी देख लीजिए, या इनमें क्या है कि कुछ पोर्शन आपका हिंदी के प्रश्न तो उसमें आएंगे। तो व्याकरण के लिए भी, व्याकरण जो भी है ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन सारे एग्जाम के लिए, तो मैंने इस क्वेश्चन को डाला है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से आपके लिए 5 यानी कि 5 बिंदु मापनी पाठ्य पुस्तक की विशेषता है, कि जो आपने देखा होगा कि किसी भी चीज को जो ग्रेड करते हैं हम 5 तरह की बिंदु के हिसाब से ग्रेड करते हैं, तो उसकी विशेषता क्या है, या फिर उनको उनमें जो 5 विशेषता होती है कि अच्छा बुरा या जिस तरह से जो भी होता है 5, तो उनमें से सही कौन विशेषताओं में से इनमें से कौन सा है वो। ठीक है, कि वो जो 5 कैटेगरी हम लोग रखते हैं कि किसी भी की वो ग्रेड करने की, तो इस 4 ऑप्शन के अंदर वो ऑप्शन क्या है आपको ये बताना है। तो जैसे फर्स्ट आप देख पा रहे हैं, पहला जो देख पा रहे हैं ए ऑप्शन, इसमें बोला जा रहा है अति उत्तम और उत्तम, पहला बोला गया ए ऑप्शन के अंदर। बी आपसे बोला गया सामान्य। सी बोला जा रहा है आपके पास सी ऑप्शन के अंदर निष्कृष्ट, ये निकृष्ट बोला जा रहा है, अति निकृष्ट, ये आपको सी ऑप्शन में बोला जा रहा है। और डी ऑप्शन में बोला जा रहा है कि ये चारों, ये जो जितने भी ए बी सी, इसके अंदर जो बिंदु आपको दे रखे हैं ये सारे बिंदु प्रयोग में लाए जाते हैं जब हम किसी की विशेषता या पाठ्य पुस्तक के बारे में विशेषता को अगर हम नापते हैं। तो सही आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या है वो बताइए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं इसके अंदर, के अंदर
जो ऑप्शन बी है आपके लिए यानी कि सामान्य, इनमें से सिर्फ एक जो सामान्य बिंदु जो दे रखा है आपको ये करेक्ट है, बाकी ये सब यूज नहीं होता। ठीक है, यानी कि इसकी जगह कुछ और यूज होता है, ये सब गलत दे रखे हैं आपको। तो करेक्ट आंसर जो हो गया वो हो गया आपका बी, इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, इसमें क्या पूछा जा रहा है कि प्रभावमयता मौखिक अभिव्यक्ति, यानी कि एक लय, फ्लुएंसी के साथ, लय के साथ जो हम कुछ बोलते हैं, जो एक मौखिक अभिव्यक्ति है कि एक महत्वपूर्ण विशेषता है, कि वो विशेषता क्या है आपको ये बताना है। तो निम्नलिखित में से किससे प्रभावमयता, यानी कि एक फ्लुएंसी की बात कर, जैसे इंग्लिश में हम बोलते हैं ना फ्लुएंस है ये, तो फ्लुएंसी की बात की जा रही है आपसे कि प्रभावमयता का संबंध सर्वाधिक है, कि किससे आप ज्यादा, इस जो चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो एक फ्लुएंसी की बात करता है, एक अच्छे से, मतलब एक गुड क्वालिटी बात कर रहा है, एक स्पीकर, एज ए अभिवक्ता सही तरीका क्या है, या उसके फीचर्स क्या है, या उसकी विशेषता क्या है। तो आपको ये बताना है इन चारों ऑप्शन में से बेस्ट आंसर। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। फर्स्ट ऑप्शन यानी ए ऑप्शन में आपसे बोला जा रहा है कि भी इसके अंदर जो है कि विराम चिन्हों के उचित प्रयोग से अभिव्यक्ति में सम्यक गति, यानी कि जब भी पॉज वगैरह जो हम लेते हैं, यानी कोमा, फुल स्टॉप वगैरह जो होता है, ठीक है, इसको अगर हम सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो इसे माना जाता है कि भी आप एक अच्छे अभिवक्ता हैं, यानी कि एक अच्छे अभिवक्ता, मौखिक अभिवक्ता की बात की जा रही है कि एक अच्छे मौखिक अभिवक्ता है, और ये उसके एक गुण यानी विशेषता है। ये फर्स्ट ऑप्शन में बोला गया। सेकेंड ऑप्शन यानी कि बी ऑप्शन में आपसे बोला जा रहा है कि सरल व सुबोध भाषा का प्रयोग करना। सरल यानी कि बहुत सिंपल लैंग्वेज का प्रयोग करना है आपको, बहुत आसान भाषा का प्रयोग करना। सुबोध यानी कि जिसको हर कोई बोध कर सके, यानी कि अच्छे से जिसको समझा जा सके, मतलब कहने का कि इजी लैंग्वेज जो सबके लिए अंडरस्टैंडेबल है, सबके लिए समझा जाया जा सके इसके अंदर, ये आपसे बोला जा रहा है बी ऑप्शन के अंदर। और सी ऑप्शन में आपसे बोला जा रहा है कि वार्तालाप करते समय शिष्टाचार का ध्यान रखना, कि आपको कब कितना बोलना है, कब नहीं बोलना है, कब आपको पॉज लेना है, कब आपको चुप रहना है, कब आपको सामने वाले के को भी, उसके ऑप्शन को भी सुनना है, वो अपनी जो विचार रखना है उसको सुनना है, चुप हो जाना है। ठीक है, उसके हाव भाव को ध्यान में रख करके, यानी कहने का मतलब है कि एक शिष्टाचार का प्रयोग करते हुए, यानी कि एक तरह से अपने सीमा में बंध के कैसे आपको एक, मतलब एक मर्यादा में रह करके बातचीत जो करता है, अच्छे से जो वार्तालाप करता है, वो बोला जा रहा है कि वो मौखिक अभिव्यक्ति का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। यानी कि सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट जो मतलब टॉपिक है इसके अंदर, ये जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो फीचर है मतलब ये अभिव्यक्ति का, यानी कि मौखिक अभिव्यक्ति का, वो इसे बोला जा रहा है कि वो समय का शिष्टाचार्य है, ये बोला जा रहा है सी ऑप्शन के अंदर। और डी ऑप्शन में आपसे बोला जा रहा है कि सामान्य भाषा के प्रयोग के साथ साथ, यानी कि जो नॉर्मल लैंग्वेज है उसको तो आप यूज करेंगे, और उसके साथ साथ अप्रचलित शब्दों का पर्याप्त प्रयोग करना। यानी कि मान लीजिए आज के टाइम पे हम लोग हिंदी बोल रहे हैं, ठीक है, तो हिंदी के साथ साथ अगर आप संस्कृत के शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं, जो कि मानता हूं कि वो शब्द प्रयोग में नहीं है, ऑलमोस्ट खत्म होने की मतलब कगार पे हैं, लेकिन आप वो अननोन शब्द को भी प्रयोग कर लेते हैं, यानी कि जो प्रचलित नहीं है उन शब्दों का भी अगर प्रयोग करते हैं, तो माना जाता है कि आपकी जो अभिव्यक्ति है, मौखिक अभिव्यक्ति, वो प्रभावमयता है उसके अंदर, यानी कि उसके अंदर एक फ्लुएंसी है, ये बोला जा रहा है डी ऑप्शन के अंदर। तो करेक्ट आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या है इन चारों ऑप्शन में, यानी कि सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण बिंदु है, फीचर है मौखिक अभिव्यक्ति की, ठीक है, वो आपको बताना है कि करेक्ट आंसर इसके लिए क्या हो सकता है। ठीक है, तो चार ऑप्शन थे, चारों मैंने डिटेल में आपको बता दिया है। अब करेक्ट आंसर क्या होगा वो बताइए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी कि जो सबसे ज्यादा जरूरी जो है मौखिक अभिव्यक्ति, यानी वार्तालाप में सबसे ज्यादा जरूरी जो पॉइंट है वो समय का शिष्टाचार, कि कब बोलना है, कब नहीं बोलना है, कब चुप होना है, कब कौन सा एग्रेशन आपको दिखाना है, ठीक है, कब आराम से बोलना है, कब जल्दी बोलना है, कब कोई आपसे बात से बोर हो रहा है, कब आपको वाणी में विराम लगाना है। तो ये जब आप प्रयोग करना सीख जाते हैं तो इसे बोला जाता है कि भाई ये सबसे बेस्ट फीचर है आपके मौखिक अभिव्यक्ति का। तो करेक्ट आंसर इसके हिसाब से क्या हो गया, वो हो गया आपका सी ऑप्शन। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से आपके लिए है, तो क्वेश्चन को एक बार पढ़ लीजिए और उसके बाद अटेम्प्ट करिए। तो क्वेश्चन स्क्रीन पे है आपके, तो आई होप आप लोग पढ़ रहे हैं इसे।
क्वेश्चन कुछ इस तरह से आपके लिए, चलिए मैं एक्सप्लेन करता हूं कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वर लोप उच्चारण दोष का उदाहरण है। लोप यानी कि इसे गायब कर देना। जैसे मान लीजिए कोई शब्द का उच्चारण कर रहे हैं आप, बोलते 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 आपने शब्द में से कोई अक्षर को नहीं बोल पा रहे हैं, आप उसको आपने छोड़ दिया, मिस कर दिया, इसे बोलते लोप। तो इस उच्चारण दोष का उदाहरण कौन सा है ये बताना है। ठीक है, जैसे मैं अपना नाम बोल रहा हूं, कृष्णा है, कृष्णा, तो अगर मुझे कृष्णा का उच्चारण करना है तो कृष्णा में से कृष्ण कृष्ण बोल के मैंने छोड़ दिया, यानी कि आ की मात्रा मैंने नहीं लगाया। तो ये क्या है, एक तरह से दोष है, उच्चारण का एक दोष है। बोलना कृष्णा था, मैंने कृष्ण बोल के छोड़ दिया, यानी कि जो आ की मात्रा मैंने नहीं लगाई। ठीक है, तो ये मैंने क्या किया, उस स्वर का लोप कर दिया, यानी कि उसका उचित उच्चारण जो मुझे करना था मैंने नहीं किया। समझ में आ गया होगा क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। अब आपको बताना है कि ये 4 ऑप्शन है, चारों में कुछ कुछ एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं, तो आपको ये बताना कि आपको वो दोष बताने उच्चारण का जिसमें स्वर का लोप हो रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपके लिए कुछ इस तरह से है कि अमृत को अमृत कहना। जो अमृत शब्द होता है इसको आप क्या पढ़ते हैं, से अमृत ना पढ़ के सब क्या पढ़ते हैं, अमृत पढ़ते हैं से। तो ये जब आप गलती करते हैं तो ठीक है, तो इसमें बोला जा रहा है जब इस तरह की आप गलती करते हैं तो ये बोला जा रहा है कि भाई ये इसमें आप क्या कर रहे हैं, उच्चारण दोष है आपका, लोप से जुड़ा, स्वर के लोप से जुड़ा है फर्स्ट ऑप्शन में। सेकेंड ऑप्शन यानी बी ऑप्शन में बोला जा रहा है क्षत्रिय की, क्षत्रिय जो शब्द होता है, ठीक है, उसको आप जब उच्चारण कर रहे हैं उसको आप क्या बोल रहे हैं, क्षत्रिय बोलते हैं। क्षत्रिय है लेकिन आप उसको उच्चारण करते टाइम क्या बोल रहे हैं, क्षत्रिय बोल रहे हैं। तो यहाँ पे जो आपने उच्चारण में गलती कर दी, इसमें बोला जा रहा है कि आपने क्या किया, स्वर का लोप कर दिया, यानी कि कुछ अक्षर को या शब्द को आपने छोड़ दिया। ये बी ऑप्शन में बोला जा रहा है। और सी ऑप्शन में आपसे बोला जा रहा है कि जैसे किसी का नाम ब्रिजेंद्र है, क्या नाम है, ब्रिजेंद्र, लेकिन उसे आपने बढ़ा चढ़ा के ढंग से उच्चारण ना करके आपने उसका उच्चारण किस तरह से किया, बरजेंद्र। आपने ब्रिजेंद्र को उच्चारण आपने क्या किया, बरजेंद्र उच्चारण किया आपने, इस तरह से उसके आपने कह के उसको पुकारा। तो ये सी ऑप्शन में बोला जा रहा है कि इसमें आपने स्वर का लोप कर दिया है, उसका उच्चारण दोष हो गया आपके बोलने में। और लास्ट ऑप्शन जो है डी ऑप्शन, यानी कि जिसमें एक शब्द है स्नान, स्नान को आप रीड कर रहे हैं, यानी उसका उच्चारण जो आप कर रहे हैं वो गलत करके स्नान ना बोल के आप उसको बोलते हैं स्नान। कई बार आपने सुना भी होगा कि कुछ लोग स्नान को क्या बोलते हैं, हम स्नान करके आ रहे हैं, जबकि स्नान नहीं होता, स्नान होता है। ये अन्यथा ये जो गलत लगा लिया बिना मतलब में, नहीं लगता है इसके अंदर, तो ये हमने लगा लिया गलती से। तो इसमें से आपको बताना है कि भी स्वर का लोप किसके अंदर हो रहा है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन थे, आई होप समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, आई होप अटेम्प्ट कर लिया होगा आप लोगों ने, तो करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा, यानी कि क्षत्रिय जो शब्द है उसको क्षत्रिय ना बोल करके क्षत्रिय अगर बोलते हैं हम लोग, ठीक है, क्षत्रिय को हम क्या बोलते हैं, क्षत्रिय बोलते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, जैसे आपको ये मिला हुआ श, ये क श से मिलके बना हुआ, इसकी संधि से मिला हुआ है, लेकिन आपने इसको छोड़ करके इसे ना बोल के एक नया क्या बोल छ बोल दिया आपने इसको, तो यहाँ पे गलती होगी क्षत्रिय। और यहाँ पे ये एक और काम गलती आपने क्या की, यह जो शब्द है यह का उच्चारण आपने करा ही नहीं, क्षत्रिय बोल दिया आपने तो सिर्फ, तो इसका भी लोप कर दिया आपने। तो ये आपके उच्चारण में दोष है, यानी कि स्वर का लोप कर दिया गया है। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक मुहावरा है, ठीक है, एक मुहावरा है और आपको इस मुहावरे का सही अर्थ बताना है कि सही अर्थ इसका क्या हो सकता है। ठीक है, पहले मुहावरा को पढ़ लेते हैं, फिर 4 ऑप्शन में आपके पास अर्थ है, तो उस अर्थ में से सही अर्थ को चुनना है आपको। तो मुहावरा कुछ इस तरह से है, औंधी खोपड़ी होना। ठीक है, बोला जा रहा है औंधी खोपड़ी होना, ये एक मुहावरा है। इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है आपको ये बताना है। तो 4 ऑप्शन आपको दे दिए गए हैं, इस 4 में से एक तो सही है, बाकी 3 गलत है। तो सही ऑप्शन आपके अकॉर्डिंग क्या है, यानी कि इसका अर्थ क्या है इस मुहावरे का, वो बताइए। तो ऑप्शन ए है आपके लिए बेवकूफ होना, यानी कि बेवकूफ होना यानी मूर्ख होना, कहने का मतलब ये है, ये आपका ऑप्शन ए है। बी ऑप्शन में आपसे बोला जा रहा है सिर पर बहुत प्रहार करना, कि सर पर बहुत प्रहार करना यानी कि चोट मारना, कुछ इस तरह से आपको बोला जा रहा है सेकंड ऑप्शन यानी बी ऑप्शन के अंदर। सी ऑप्शन में आपसे बोला जा रहा है कि क्रोध को दबाना, यानी कि किसी को गुस्सा आ रहा है उसके गुस्सा को शांत करना ही औंधी
खोपड़ी का अर्थ है, यानी कि औंधी खोपड़ी होने का जो सही अर्थ है वो है क्रोध को दबाना। ठीक है, और नेक्स्ट ऑप्शन जो आपके पास है जिसमें बात की जा रही है कि भी औंधी खोपड़ी होने का अर्थ है भटकाना, किसी को भटका देना, कहीं और रहता है वो, लेकिन आपने उसको भटका के कहीं और पहुंचा दिया। ठीक है, ये ऑप्शन डी में बोला जा रहा है। तो आपके अकॉर्डिंग, आपके हिसाब से सही आंसर इस क्वेश्चन का क्या है, यानी इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है वो बताइए। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है इस प्रश्न का, या मैं ये कहूं कि इस मुहावरे का सही उत्तर जो है वह ऑप्शन ए, यानी कि बेवकूफ बनाना, यानी कि औंधी खोपड़ी होना, यानी कि बेवकूफ होना, यानी कि कोई मूर्ख है, बेवकूफ है, उसके लिए प्रयोग किया जाता है मुहावरा औंधी खोपड़ी का होना, यानी आधी बुद्धि का होना, बेवकूफ होना, समझ नहीं पाना, समझदार न होना। इस तरह से आपको इसका इस्तेमाल कर सकते हैं वाक्य बनाने के लिए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है कि भाई ये जो 4 शब्द दिए गए हैं आपके पास, इस 4 शब्द के अंदर सही वर्तनी यानी जो हम इंग्लिश में बोलते हैं स्पेलिंग, तो हिंदी में उसे बोलते हैं वर्तनी। तो सही वर्तनी यानी कि शुद्ध वर्तनी इनमें से किसकी है, कौन से शब्द को ठीक से लिखा गया है, आपको ये बताना है। तो पहला शब्द आपके लिए है ए ऑप्शन में जानहवी। जानवी लिखना था और लिख दिया हमने जानवी लिख दिया, जानहवी लिख दिया। बी में आपसे बोला जा रहा है लिपि, ये बोला गया। सी में आपसे बोला दीर्घायु, ये आपसे सी में बोला गया। और डी में आपसे बोला है वर्चस्व। तो ये 4 शब्द आपको दे दिए गए हैं, इस 4 शब्द में से सही शब्द कौन सा है जो सही से लिखा गया है वो बताना है आपको। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि भाई जानवी किसी का नाम है, किसी लड़की का नाम है, तो जानवी में क्या होता है, जो न होता है वो आधा होता है या न हलंत होगा, तो यहाँ पे ये गलती हो गई भाई। ठीक है, तो इस वजह से ए ऑप्शन तो हमारा पॉसिबल नहीं है सही होने का। अच्छा, बी ऑप्शन जो आप देख रहे हैं लिपि में भी गलती हो गई। गलती क्या हो गई, ई की मात्रा इसमें गलत लगी, लगनी छोटी थी लगा दी गई बड़ी, तो यहाँ पे भी एक गलती हो गई, यहाँ पे बी में, यानी कि बी ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। सी ऑप्शन जो आप देख रहे हैं इसमें लिखना था दीर्घायु होता है, वो ध आता है यहाँ ध, लेकिन ध की जगह यहाँ पे क्या प्रयोग किया गया, घ प्रयोग कर लिया गया, क्योंकि दोनों की बनावट 70-80% सेम होती है, 90% तक भी सेम लगती है, बस यहाँ पे थोड़ा सा अंतर होता है, लेकिन वो यहाँ पे गलती हो गई, उसे ठीक से नहीं लिखा गया। तो सी आंसर भी हमारा गलत हो गया। और जो लास्ट ऑप्शन आपके पास है वर्चस्व सही से लिखा गया है। ठीक है, इसमें कोई भी गलती नहीं की गई है, र भी सही से लगाया गया, च वगैरह आधा स भी है, वह भी, यानी कि प्रॉपरली जैसे लिखा जाना चाहिए, वर्तनी शुद्ध वर्तनी में जैसा लिखा जाना चाहिए वैसा इसको लिखा गया है। यानी कि जो करेक्ट आंसर आपके लिए जो हो गया इस क्वेश्चन का वो हो गया आपका ऑप्शन डी हो गया आपका। ठीक है, तो डी ऑप्शन जो है आपका यानी कि वर्चस्व, ये वाला ऑप्शन ये आपका इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो यानी कि वर्चस्व इसका सही वर्तनी वाला शब्द है, बाकी जो 3 है इसमें कुछ ना कुछ गलती है। ठीक है, तो ये था आज के लिए आपका ये लाइव क्लास जिसमें आपने ये कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी। अब मुझे कमेंट करके जरूर बताइए भाई कि आपके स्कोर कितने हैं, कितने क्वेश्चन को आप सही आंसर दे पा रहे हैं और कितना आपका स्कोर बन पा रहा है। ठीक है, तो ये मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, अगर आपके कोई सजेशन है तो आप अपनी सजेशन को नीचे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, क्योंकि मैं आपके सजेशन के हिसाब से ही आपके लिए ये वीडियो की प्लानिंग करता हूँ, फ्रेम करता हूँ क्वेश्चन आपके लिए। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही है। तो शाम को 7 बजे टीचर सिलेक्शन के एग्जाम की इस लाइव क्लास को अटेंड करना ना भूलें, और सुबह 7 बजे आप जिस किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो टीचिंग के अलावा अदर एग्जाम भी है, यूपीएससी है, पीसीएस एग्जाम की, या फिर मैं कहूँ किसी स्टेट लेवल कोई भी एग्जाम की, एसएससी, सीजीएल, सीडीएस, ईपीएफओ, या आने वाले हाल फिलहाल में कोई भी एग्जाम हो जिसमें जनरल स्टडी सिलेबस का पार्ट है, तो उसके लिए सुबह 7 बजे मैं लेके आता हूँ करंट अफेयर जनरल स्टडीज की वीडियो, तो उसे भी देखना मत भूलिए सुबह 7 बजे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट लाइव क्लास में। आज के लिए इस क्लास में इतना ही है।